गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, बताना एक बार। यस, चलो फिर स्टार्ट करेंगे अपन। सेक्शन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे क्लास। सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 क्या कहता है, सुनो कि जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्ट्रेशन के दिन से, इनकॉर्पोरेशन के दिन से जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं या जो कंपनी के टाइम टू टाइम मेंबर बनेंगे, दे विल फॉर्म अ बॉडी कॉर्पोरेट। वो एक कंपनी बनाएंगे और कंपनी को उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक कब मिलती है? आफ्टर रजिस्ट्रेशन। कंपनी का मेंबर बनने के दो तरीके हैं बेटा। पहला, जब आपकी नई नई कंपनी बन रही हो तो आप क्या करो, MOA AOA सब्सक्राइब कर दो, तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो बन जाते हैं तुम्हारे कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स। दूसरा तरीका क्या है, स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद लो, तो भी आप क्या बन जाओगे, मेंबर। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद में, इनकॉर्पोरेशन के बाद में जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, मिलके क्या बनाएंगे, बॉडी कॉर्पोरेट, एंड इट विल बी केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कंपनी को उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ी थी, क्लैप्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सी, ये सब कब मिलेंगी? आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कंपनी केस फाइल कर पाएगी, कंपनी पे केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है, इट विल बी केपेबल होल्डिंग डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। क्या लिखा हुआ है देखो एक बार, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के दिन से, ऑल द सब्सक्राइबर्स टू MOA or the person who become member from time to time will form a body corporate which will be capable of exercising all the functions of body corporate। जो भी कंपनीज की कैरेक्टरिस्टिक थी क्लैप्स वाली, वो उसे कब मिलेंगी? ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 9। दो सेक्शन समझाऊंगी, उसके बाद में लेंगे, है ना। पहले आ रहा है अब दूसरा सेक्शन, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ MOA एंड AOA। MOA AOA रजिस्टर होने के बाद एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, इसके बीच में, कंपनी और मेंबर्स के बीच में, और ऐसा माना जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट पे हर मेंबर ने पर्सनली सिग्नेचर किए हैं। क्या लिखा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट में कि हम सभी लोग क्या करेंगे, MOA AOA के प्रोविजन को फॉलो करेंगे, उनके अगेंस्ट में जाके कोई भी काम नहीं करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, MOA AOA व्हेन रजिस्टर्ड, MOA AOA रजिस्टर होने के बाद में, विल फॉर्म अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड द मेंबर्स। कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ऐसा माना जाएगा जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट पे मेंबर्स ने पर्सनली सिग्नेचर किए हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है कि हम MOA AOA के प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, ऑल मनी पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी विल बी डीम्ड एज डेब्ट ड्यू टू द कंपनी। कोई भी पैसा अगर एक मेंबर को अपनी कंपनी को देना है तो ऐसा माना जाएगा जैसे उसने कंपनी से कर्जा ले रखा है, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। जैसे कर्जे का टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वैसे ही अगर आपने पैसे को टाइम पे पे नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कॉल मनी मंगाई, 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए पहुंचे हुए थे कंपनी के पास, 4 रुपए की कॉल की गई, तो मेंबर हैज टू पे सम मनी टू द कंपनी। ऐसा माना जाएगा जैसे उसने कंपनी से कर्जा ले रखा है, टाइम पे कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, कॉल इन अरियर्स पे इंटरेस्ट लगता है। इसलिए ये स्टेटमेंट समझ में आया आप क्या कहना चाहते हैं? ऑल मनी पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी विल बी डीम्ड एज डेब्ट ड्यू टू द कंपनी। समझ आ गई बात ये वाली? इसी वजह से आपको कॉल इन अरियर्स पे
इंटरेस्ट देना पड़ता है। याद रखना ये चीज़ है ना। अब ये दोनों सेक्शन हम लेने जा रहे हैं एक बार ICI से। 5 से 2 खुली हुई हैं। अपनी वाली कौन सी है? 53880। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 9। कितना करना है देखो इसमें, सेक्शन नंबर 9, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के दिन से, द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड ऑल द पर्सन हु मे टाइम टू टाइम बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म अ बॉडी कॉर्पोरेट, दे विल फॉर्म अ बॉडी कॉर्पोरेट। सच a registered company will be capable of exercising all the functions of incorporated company। कंपनी की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी को कब मिलेंगी? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। क्या क्या चीजें? जैसे देखो, परपेचुअल सक्सेशन, कैन अक्वायर होल्ड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी, कंपनी केस फाइल कर पाएगी और कंपनी पर भी केस फाइल किया जा सकेगा। आपको क्या करना है? ओनली दिस मच। सेक्शन 9 में करना क्या है? लैंग्वेज तो बस इतनी है, बाकी बाद में जाके ये क्या करेगा, इन्हीं चीज़ों को रिपीट करता रहेगा बार बार। और केसेस भी इसने कई सारे दिए हैं, इनमें से लीडिंग केस आपका कोई नहीं है, नाम किसी का याद नहीं करना, सिर्फ क्या लगाना, घर जाके अगर इच्छा हो तो इनकी रीडिंग कर सकते हो। और हर जगह क्या लिखा हुआ होगा? कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लीगल पर्सन है, केस फाइल कर सकती है, केस फाइल किया जा सकता है, ये सब आएगा इसके अंदर। लास्ट में लेकिन 2 आ रहे हैं जिनका मैटर मैं डिस्कस करूंगी। कौन से? ये लास्ट वाले 2। नाम इनका भी याद नहीं करना, सिर्फ मैटर दिमाग में रखना है, नेम किसी का याद नहीं करना तुम्हें, ठीक है? सिर्फ ये लास्ट 2 जो है इनका एक बार मैटर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो दिया हुआ पॉइंट है वो ये है कि मान लो एक कंपनी है बेटा, उस कंपनी ने दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए, तो क्या दूसरी कंपनी बंद हो जाएगी? क्या नहीं होगी। हर कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेड बाय लॉ, कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय लॉ। फर्क कितना सा पड़ेगा, जिसने सारे शेयर खरीदे वो बन जाएगी कंट्रोलिंग कंपनी और वो दूसरी रह जाएगी उसकी सब्सिडियरी। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पर, इट मे बी नोटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, अ कंपनी में परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एंड बिकम अ controlling company, however just because a company purchases all the shares of another company, it will not serve as a means of putting end to the corporate character of the another company। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी बंद हो गई, एक कंपनी के सारे शेयर दूसरी कंपनी ने खरीद लिए, ठीक है, तो वो पहले वाली कंपनी खत्म नहीं होगी। कि हर कंपनी का क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखो इसके अंदर, एक कंपनी है बेटा जिसके सारे शेयर्स मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के पास है या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट की एजेंसी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स की एजेंसी नहीं होती। क्या लिखा हुआ है देखो एक बार, द ओनली फैक्ट या मेयर फैक्ट एंटायर शेयर कैपिटल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदर ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। इट विल नॉट मेक द कंपनी एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट। समझ आई चीज की नहीं है तो बेटा? फिर आया तुम्हारा सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 क्या कहता है? एमओए एओए रजिस्टर होने के बाद कंपनी और मेंबर्स के बीच बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। वेयर द सेक्शन नंबर 10, वेयर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स गेट रजिस्टर्ड, दे विल बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स to the same extent as they have been signed by the company and each member individually। और इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है? An agreement to observe all the provision of the memorandum and articles।
MOA AOA रजिस्टर होने के बाद कंपनी और मेंबर्स के बीच बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक है। ऐसा माना जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हर मेंबर ने पर्सनली सिग्नेचर किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा हुआ है कि हम MOA AOA के प्रोविजन को फॉलो करेंगे, इनके अगेंस्ट में जाके कोई भी काम नहीं करेंगे। आगे क्या लिखा है, ऑल मनीज पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम shall be a debt due to him from the company। लिखो आगे, that's why we have to pay interest on fall in arrears। That's why we have to pay interest on fall in arrears। That's why we have to pay interest on call in arrears। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ बेटा। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बेसिकली ये चीजें आपको पता होती हैं, सिर्फ रिफ्रेश करेंगे, कुछ नहीं है। चांसेस कम है कि वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे। एक बार रीडिंग लेकिन लगा के जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, सबसे पहले बात कर रहे हैं नॉमिनल और ऑथराइज कैपिटल की। ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में फ्लोट कर सकती है और ये कहाँ पे लिखा हुआ होता है, MOA के कैपिटल क्लॉज में। और यूजुअली हम डिवाइड करके बताते हैं 10 लाख इक्विटी शेयर्स या 1 लाख इक्विटी शेयर्स ₹10 एज टोटल अमाउंट इनटू 10 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाया जाता है कितने शेयर हैं, पर शेयर की वैल्यू कितनी है, टोटल कैपिटल कितनी है। तो नॉमिनल या ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल द कंपनी कैन फ्लोट इन इट्स लाइफ टाइम। इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी इशू की फॉर्म में पब्लिक के बीच में लेके जाती है इज नोन एज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जिसे खरीदने के लिए पब्लिक रेडी हो जाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल मनी की फॉर्म में आपसे मंगाते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो पे कर देते हैं शेयर होल्डर्स वो होता है पेड अप कैपिटल। कैन आई से कॉल इन अरियर्स, सॉरी कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन अरियर्स इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल, यही बनेगा। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल के बारे में। शेयर्स का पोर्शन पूरा लेंगे, उसके बाद ICI से लेंगे। शेयर्स वाला पोर्शन है सेक्शन नंबर 284। शेयर्स क्या होते हैं, देखो कंपनी की शेयर कैपिटल का एक भाग, एक हिस्सा शेयर कहलाता है। शेयर मीन्स द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, और इसमें स्टॉक भी शामिल है, इसमें स्टॉक भी शामिल है। क्या लिखा हुआ है देखो इसमें, शेयर मीन्स द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की शेयर कैपिटल का एक भाग शेयर कहलाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज शेयर, और इसमें स्टॉक भी शामिल है। शेयर्स होते हैं तुम्हारे मूवेबल प्रॉपर्टी, ये चीज तो बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 27, उसमें लेते थे क्या, गुड्स में से मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसकी डेफिनेशन में शेयर एंड स्टॉक भी आया था कि नहीं आया था। तो शेयर्स कैसी प्रॉपर्टी है, मूवेबल, और शेयर्स की नंबरिंग होती है। आज के दिन ये पॉइंट स्टैंड नहीं करता है, क्यों? शेयर्स होते हैं आपके डीमेट फॉर्म में, डिपॉजिटरी में, तो उनकी कोई डिस्टिंक्टिव नंबरिंग नहीं होती, दे आर इंटरचेंजेबल। पहले हुआ करता था जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट घर पे आता था तो शेयर सर्टिफिकेट पे नंबर्स होते थे, कि आज के दिन स्टैंड नहीं करती चीज। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तुम्हारी दो तरीके की, कौन सी, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल वो है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है, पहले वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जिसको प्रेफरेंस मिलता है, प्रेफरेंस किस चीज में मिलता है, दो चीजों में,
डिविडेंड का पेमेंट इक्विटी वालों से पहले होगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इक्विटी वालों से पहले होगा। तो यही दिया हुआ है, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या मिलेगा, प्रेफरेंस दो चीज़ों में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। दो तरीके की हो सकती है, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट वालों को डीवीआर भी बोला जाता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डीवीआर। और नॉर्मल वोटिंग राइट्स, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट वालों को बोलते हैं प्योर वैनिला शेयर्स। प्योर वैनिला शेयर्स, क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स होते हैं, एक शेयर एक वोट, वन शेयर वन वोट। डीवीआर क्या होते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इनके वोटिंग राइट या डिविडेंड के राइट्स नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर से अलग होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। कुछ कंपनीज के एग्जांपल हैं टाटा मोटर्स, फ्यूचर रिटेल, जैन इरिगेशन, जिन्होंने क्या किया है, इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर लॉन्च किए हैं। टाटा मोटर्स ने 2008 में इक्विटी शेयर्स लॉन्च किए थे विद डीवीआर, जो अभी हमें एग्जांपल में मिलेंगे, आईसीआई में पढ़ेंगे अपन। यूजुअली क्या होता है इसमें बेटा, डिविडेंड तो देते हैं ज़्यादा पर वोटिंग राइट्स क्या करते हैं, कम रखते हैं। अलग होते हैं ना इनके वोटिंग राइट, डिविडेंड राइट नॉर्मल वालों से। यूजुअली ये होता है कि इनके डिविडेंड के राइट्स तो ज़्यादा होते हैं लेकिन वोटिंग राइट्स कम होते हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स जो होते हैं वो इस तरीके के डीवीआर जारी क्यों करते हैं, वो नहीं चाहते कि मार्केट में पब्लिक का शेयर ज़्यादा बढ़ जाए। प्रोमोटर्स के दिमाग में सबसे बड़ा डर क्या होता है, वो ये होता है कि कोई भी हमारी कंपनी को टेक ओवर ना कर ले। सपोज करो एक कंपनी में प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है 60%, 40% होल्डिंग किसके पास है, पब्लिक के पास है। अब उनको 500 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। पब्लिक में शेयर अगर हम नॉर्मल जारी कर देंगे तो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ जाएगी, और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ जाएगी तो इनका क्या है, इनका डिसीजन टेकिंग का वो जो क्राइटेरिया है भाई, इनकी जो है कंट्रोलिंग पावर कम हो जाएगी। अब वो बाहर वाले क्या करेंगे, इंटरफियर करेंगे इनके डिसीजन में। तो ये क्या तरीका करते हैं, ये बोलते हैं भाई फंड भी मिल जाए और वोटिंग राइट भी ज़्यादा ना देना पड़े, तो क्या लॉन्च कर देंगे, डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इनके वोटिंग राइट नॉर्मल वालों से कम होते हैं, इस वजह से दे आर यूजुअली ट्रेडेड एट डिस्काउंट, नीचे होता है इनका प्राइस नॉर्मल वालों से यूजुअली। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, इतना पोर्शन करा रही हूँ तो मैं पहले आइसके क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में उतना ही पोर्शन लेना जितना मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ, ठीक है। बस ये है कि हम इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाएंगे, एक रीडिंग लगा के जरूर जाना। क्या लिखा हुआ है देखो, नॉमिनल और ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल क्या है, मीन सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। It is the maximum amount which is authorized to raise by issuing the shares. मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में फ्लोट कर सकती है उसी को क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है वो अंडरलाइन करेंगे। इशूड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। जो कंपनी पब्लिक के बीच में इशू की फॉर्म में लेके जाती है वो होती है इशूड कैपिटल। ये वाला टॉपिक जो है डिटेल में नहीं लेना आपको। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है वो सुनो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल एज सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कॉल्ड अप कैपिटल defines the called up capital as such part of the capital which has been called for payment. Paid up capital, total amount paid or credited as paid up on the shares equal to called up capital less the call in arrears. यही पढ़ा था अपन ने, देखो एक बार। तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक समरी वे में इसको करके जाएंगे। कि मुश्किल है इस तरीके से पूछे वो कि कैपिटल के बारे में बताओ, टाइप्स बताओ, क्योंकि मानता है बच्चा अगर कर रहा है तो उसको ये अकाउंट्स में भी पढ़ रखा है।
नेक्स्ट किसके बारे में दे रखा है? शेयर्स के बारे में। शेयर्स क्या होते हैं बेटा? देखो एक बार, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड्स अ स्टॉक। कहाँ से अंडरलाइन करोगे? सेक्शन नंबर 284। शेयर विच मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स अ स्टॉक। इतनी डेफिनेशन करनी है, आगे सिर्फ हेडिंग कर सकते हो। शेयर मीन्स एन इंटरेस्ट इन द कंपनी। शेयर मीन्स अ इंटरेस्ट इन द कंपनी। कंपनी के इंटरेस्ट होता है शेयर होल्डर्स का इन द फॉर्म ऑफ शेयर। दो तरीके का हो सकता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी वाले दो तरीके के, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट और डिफरेंशियल वोटिंग राइट। शेयर्स कैसी प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स पे नंबरिंग होनी चाहिए, लिखा हुआ है ना, शेयर्स शैल बी नंबर्ड। लेकिन इसमें एक चीज और बता रखी है, however it shall not apply to a share held by a person whose name is entered in holder of beneficial interest in the records of the subsidiary। आज के दिन नंबरिंग हो ये जरूरी नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए थी? जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आते थे। अगर आपका नाम बेनिफिशियरी की तरह आ रहा है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, तो ये पॉइंट आप पे अप्लाई नहीं करता। जिनके शेयर्स डीमेट फॉर्म पे हैं उसके लिए नंबरिंग की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्या है? काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, दो तरीके की, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी वाली दो तरीके की, वोटिंग राइट और डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एग्जाम्पल हम अभी लेते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से ले लो। इक्विटी शेयर कैपिटल में अंडरलाइन करना, with reference to any company limited by share means all the share capital which is not preference share capital। जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। फिर क्या बताएंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल means that part of issued share capital of the company which carries a preferential right। preferential right for the payment of the dividend either at the fixed amount or at the fixed rate। ठीक है, which may be or may be free from repayment in the case of winding up or the repayment of capital। इतना ही करना है तुम्हें। दो चीज़ों में प्रेफरेंस मिलेगा, डिविडेंड का पेमेंट इक्विटी वालों से पहले होगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इक्विटी वालों से पहले होगा। मैटर काफ़ी बल्क में डाला हुआ है, पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ लो एक बार, इसके लिए मैंने कहा था अपन वापस आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7, इसकी रीडिंग लगाओ। एग्जाम्पल नंबर 7, टाटा मोटर्स ने 2008 में इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर लॉन्च किए। अब ये नॉर्मल से अलग थे तो उन्हें एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? ए इक्विटी शेयर्स। जिनके पास 10 ए इक्विटी शेयर्स थे उनको एक वोटिंग राइट मिल रहा था। 10 शेयर थे, उसको कितना मिल रहा था? एक वोट का डालने का राइट था, प्लस 5 परसेंटेज पॉइंट डिविडेंड ज्यादा मिल रहा था देन द ऑर्डिनरी शेयर्स। डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा था। ठीक है, अब ए इक्विटी शेयर्स वालों के पास नॉर्मल वालों से कम वोटिंग राइट थे, इसकी वजह से इनकी ट्रेडिंग होती थी एट डिस्काउंट। कुछ और एग्जांपल भी दिए इन्होंने कंपनीज के, जैसे फ्यूचर रिटेल है, जैन इरिगेशन है, इसने डीवीआर लॉन्च किए। डिस्काउंट पे ट्रेड करना मतलब इनका प्राइस नॉर्मल वालों से नीचे रहता था। क्यों? क्योंकि इनके वोटिंग राइट कम थे, नॉर्मल वालों के वोटिंग राइट ज़्यादा थे, वो ऊपर रहते थे हमेशा इनसे प्राइस में। ये समझ आया कि नहीं आया? बताओ बेटा। हमने क्या पढ़ लिया शेयर कैपिटल के बारे में? अब पढ़ेंगे हम कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट थे, हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी पढ़ने जा रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? सुनो, ये एक तरीके से कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। बीइंग एन इंडियन सिटीजन, मैं कभी भी
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती। वैसे ही कंपनी कभी भी अपने एमओए से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती। करेगी तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, याद करो। अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड द पावर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताओ। इसे कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। चार्टर मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, शाही आदेश बोलते हैं हिंदी में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना तो उस समय रॉयल चार्टर पास हुआ करते थे। इंग्लैंड की क्वीन का आदेश बोला जाता था उसको। मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए वर्ड यूज किया जाता है चार्टर। फाउंडेशन ऑन विच द कंपनी स्टैंड, ये वो नींव है जिसके ऊपर पूरी कंपनी का ढांचा खड़ा होता है। इट इज द फाउंडेशन ऑन विच द होल एडिफाइस ऑफ कंपनी इज बिल्ट, ये वो नींव है जिसके ऊपर कंपनी का ढांचा खड़ा होता है। अपने कोर्स का नाम भी फाउंडेशन है। ये वो नींव है जिसके ऊपर जाके आप सीए बनोगे। बेस है कि नहीं है? तो बेस के लिए ही वर्ड यूज होता है फाउंडेशन, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं नींव। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आई थिंक सबको क्लियर होंगे कि भाई कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का चार्टर है, कंपनी की फाउंडेशन है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एमओए और फॉर्मेट भी लेंगे। फॉर्मेट दिया हुआ है शेड्यूल नंबर 1 में। 5 टेबल है, ए बी सी डी ई। कितनी टेबल है? 5। कितनी है? ए बी सी डी ई। आप देखो सीक्वेंस कैसे पढ़ा था तुमने। सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर थी, फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी थी, फिर कंपनी अनलिमिटेड कंपनी थी। तो लिमिटेड बाय गारंटी में भी सबसे पहले क्या लोगे? विदाउट शेयर कैपिटल, उसके बाद विद शेयर कैपिटल। देखो सीक्वेंस कैसे है, ए बी सी डी ई। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल ए, टेबल ए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, टेबल बी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, टेबल सी। अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, टेबल डी। अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल, टेबल ई। इस तरीके से 5 टेबलें बना रखी हैं, टेबल ए बी सी डी ई। ऑब्जेक्ट क्या है एमओए का? 3 ऑब्जेक्ट है। पहला, एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। एमओए के अंदर कई सारे क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, है ना। तो इसके अंदर क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो ये बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। कंपनी वही काम कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है। तो एक तरीके से ये कंपनी का स्कोप ऑफ ऑपरेशन बताता है, कंपनी के काम करने का दायरा बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। इट डिस्क्राइब्स द पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। दूसरा, जो भी बंदा कंपनी के साथ डील कर रहा है, चाहे वो शेयर होल्डर है, चाहे वो क्रेडिटर है, या कोई भी बंदा जो कंपनी से डील कर रहा है, उसे पता चल जाता है कि कंपनी की क्या पावर है, क्या एक्टिविटीज कंपनी द्वारा की जा सकती है। कैसे पता चलता है वो सुनो। एमओए एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट, सेक्शन 399 हमारे कोर्स में आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, मिलता है राइट ऑफ इंस्पेक्शन। कोई भी बंदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, उसे पहले एमओए एओए देख लेना चाहिए कि कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर भी है या नहीं है। क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो बच जाएगी। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स पढ़ेंगे हम अभी आगे। कंपनी तो बच जाएगी ये बोल के कि मेरी पावर से बाहर है, फंसेगा कौन? आउटसाइडर। तो भाई उसकी ड्यूटी बनती है पहले चेक कर लो कंपनी के पास काम करने की पावर भी है या नहीं है। तो क्या दिया है, शेयर होल्डर, क्रेडिटर या जो भी कंपनी से डील करते हैं उनको पता चल जाता है कि कंपनी की क्या पावर है और किन एक्टिविटीज में कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है। तीसरा, शेयर होल्डर को पता चल जाता है कि कंपनी उनका पैसा किस पर्पज में लगाएगी और वो कितना रिस्क ले रहा है। जैसे मैंने एनटीपीसी के 20,000 रुपए के शेयर खरीदे, मुझे पता है कि भाई कंपनी मेरा पैसा पावर जनरेशन में लगाएगी क्योंकि कंपनी पावर सेक्टर की है। दूसरा, अगर मैं स्वॉट एनालिसिस करूं पावर सेक्टर का, जैसे कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आगे आने वाले समय में इस सेक्टर में कितना रिस्क है और मैं क्या रिस्क उठा रही हूँ। क्या लैंग्वेज है देखो, शेयर होल्डर कैन नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी विल बी यूज्ड इन द रिस्क ही इज टेकिंग। कितना रिस्क वो उठा रहा है, रिस्क ही इज टेकिंग। ये 3 यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। स्कोप ऑफ ऑपरेशन बताता है, कोई भी बंदा जो कंपनी से डील कर रहा है उसे पता चल जाएगा कंपनी की क्या क्या पावर है, क्या क्या एक्टिविटीज वो कर सकती है।
शेयर होल्डर को पता चल जाएगा कंपनी उसका पैसा कहाँ निवेश करेगी और वो कितना रिस्क ले रहा है। दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ऑफ एमओए। एक बार एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट तक का पोर्शन कंप्लीट करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडरलाइन करना, कंपनी का चार्टर है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, स्कोप बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है। इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑन विच होल एडिफाइस ऑफ कंपनी इज बिल्ट। ये वो नींव है जिसके ऊपर कंपनी का पूरा ढांचा खड़ा हुआ है। क्या क्या ऑब्जेक्ट है? पहला ऑब्जेक्ट ये बताता है पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशन, जिससे बाहर जाके कंपनी कुछ नहीं कर सकती। शेयर होल्डर, क्रेडिटर या जो भी कंपनी से डील करे उन्हें पता चल जाएगा कि इसकी क्या पावर्स है, क्या एक्टिविटीज में ये इंगेज है। एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है। 399 में कोई भी पर्सन फीस का पेमेंट करके ये देख सकता है कि इसमें क्या लिखा है। तो बाहर वाला जो भी कॉन्टेक्ट करे ना कंपनी के साथ, ये माना जाएगा कि उसने एमओए पढ़ लिया है, उसे एमओए की जानकारी है। शेयर होल्डर्स जो है उन्हें पता चल जाएगा कि कंपनी उनका पैसा किस पर्पस में लगाएगी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग, कितना रिस्क वो उठा रहे हैं। फॉर्मेट आ रहा है, देखो टेबल ए बी सी डी ई, शेड्यूल नंबर 1 भी लिखा होगा, ये देखो। एमओए किसका? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। टेबल बी किसकी है? लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। टेबल सी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल। टेबल डी अनलिमिटेड कंपनी, आगे ऐड करना विदाउट शेयर कैपिटल। और लास्ट में टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। यही था। विदाउट शेयर कैपिटल पहले आएगी, विद शेयर कैपिटल बाद में आएगी। कंटेंट्स ऑफ एमओए। कंटेंट्स ऑफ एमओए मतलब एमओए के अंदर क्या क्या चीजें, क्लॉजेस आएंगे 6। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एमओए। 6 क्लॉजेस होते हैं, इनका सीक्वेंस आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। नंबर 1 पे नेम क्लॉज आना है तो नेम क्लॉज ही आएगा, लास्ट में सब्सक्रिप्शन क्लॉज है तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज ही आएगा, आप चेंज नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है देखो इसके अंदर, सबसे पहला क्लॉज है तुम्हारा नेम क्लॉज, इसमें आएगा तुम्हारा कंपनी का नाम। अगर मेरी कंपनी कैसी है? प्राइवेट कंपनी, तो नाम के पीछे क्या लगाऊंगी? प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड। ओपीसी है तो ओपीसी वर्ड लिखा जाता है। और अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड दोनों नहीं लगाएंगे। नाम के अंदर कुछ वर्ड्स यूज हो सकते हैं, जैसा आप बता रहे थे, एसोसिएशन, फोरम, फेडरेशन, चैम्बर, कॉन्फेडरेशन, इलेक्टोरल ट्रस्ट एटसेट्रा। ठीक है भाई। पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है तो लिमिटेड लगेगा, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। ओपीसी के साइड में ओपीसी लिखेंगे। सेक्शन 8 सुटेबल वर्ड यूज कर सकते। ठीक है, ये बात हुई नेम क्लॉज की। सेकंड है तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम देना है। याद करो एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस जब पढ़ाया था, बताया था पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ क्या देंगे? स्टेट का नाम। तो मुझे जयपुर में कंपनी बनानी है, क्या देंगे? सिर्फ राजस्थान। हाँ 30 डेज के बाद देना जरूरी है ना, 30 डेज के विद इन देना होता है मतलब हमें, लेकिन अभी देना जरूरी नहीं है ना जब एमओए की वेटिंग करा रहे हैं। स्टार्टिंग में देना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी हमारी बनने के बाद क्या काम करेगी? 2 तरीके से डिवाइड करके यूजुअली दिखाया जाता है। ये हमारी कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट है और ये इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्ट है। मेन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट। फिर आया तुम्हारा लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में बताओ कि तुम्हारी कंपनी कैसी है। जैसे लाइबिलिटी, अगर आपकी कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो लाइबिलिटी दिखाओगे अनपेड अमाउंट तक, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर तक। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो कहाँ तक दिखाओगे? गारंटीड अमाउंट तक। और तुम्हारी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड। ये सब याद करो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो बोला था एमओई में लिखा हुआ होता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी यहाँ तक लिमिटेड है। किस क्लॉज में लिखते हैं? लाइबिलिटी क्लॉज।
नेक्स्ट आया तुम्हारा कैपिटल क्लॉज। अभी अभी कैपिटल के टाइप्स पढ़े थे, ऑथराइज कैपिटल, तो बताया था कैपिटल क्लॉज में दिया जाएगा क्या, कंपनी की इतनी ऑथराइज कैपिटल है, इतने शेयर्स में डिवाइडेड है, पर शेयर की वैल्यू इतनी है, टोटल कैपिटल इतनी। क्या क्या बताओगे, कितने शेयर्स, पर शेयर की वैल्यू, टोटल कैपिटल, ऑथराइज शेयर। जिस कंपनी में विदाउट शेयर कैपिटल है उसको कैपिटल क्लॉज देने की जरूरत नहीं, में कैपिटल है ही नहीं तो कैपिटल क्लॉज क्यों देगी। नेक्स्ट आया तुम्हारा एसोसिएशन क्लॉज, जिसे हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी बोलते हैं। एसोसिएशन क्लॉज का मतलब क्या है, डिजायर ऑफ सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स की डिजायर है कि वो मिलके एक कंपनी बनाना चाहते हैं, सब्सक्राइबर्स ही तो फर्स्ट मेंबर्स बनेंगे, तो डिजायर ऑफ सब्सक्राइबर्स टू फॉर्म अ कंपनी इज गिवन अंडर द एसोसिएशन क्लॉज। इसके अंदर आप बताते हो सीरियल नंबर, ये वाला सब्सक्राइबर है, इसका नेम और एड्रेस, इसके पास कंपनी के कितने शेयर्स ले रहा है, और एक शेयर लेना ज़रूरी होता है, हर सब्सक्राइबर को एक शेयर लेना ज़रूरी होता है। इसके सिग्नेचर होते हैं सब्सक्राइबर के, साथ में एक विटनेस के भी सिग्नेचर होते हैं, जो ये देखता है कि सारे जेन्युइन है या नहीं है। और अगर बात कर रहे हैं किसकी, अपन अगर बात कर रहे हैं ओपीसी, तो फिर नॉमिनी का नाम भी यहाँ पे दिया जाएगा, किसमें, एसोसिएशन क्लॉज में, कि अगर मेंबर की डेथ हो गई तो ये बंदा बिजनेस संभालेगा। क्या चीज़ लिखी हुई है देखो एसोसिएशन क्लॉज में, डिजायर ऑफ सब्सक्राइबर, साइन होंगे प्लस एटलीस्ट एक विटनेस होगा, गवाह होगा जो इनके सिग्नेचर को अटेस्ट करेगा। ओपीसी में नॉमिनी का नाम भी हम किस में देंगे, एसोसिएशन क्लॉज में देंगे। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया बताओ बेटा। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़े हैं अभी कंटेंट्स ऑफ एमओए। नेम क्लॉज पे आ जाओ सबसे पहले। द नेम ऑफ द कंपनी नेम क्लॉज, लिमिटेड वर्ड लगाओगे, पब्लिक या गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी अभी नीचे आएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए लास्ट में वर्ड क्या आएगा, लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड। सेक्शन 8 कंपनी पे ये लगता ही नहीं है क्लॉज, उसको लिमिटेड अनलिमिटेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। के बाद में सेक्शन 8 कंपनी है तो फिर अपने नाम में कुछ इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ कर सकती है, पढ़ा था ना। फिर आया एमसीए ने बोला गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे भी क्या लगेगा, लिमिटेड। ओपीसी है तो नाम के लास्ट में क्या लिखते हैं, वन पर्सन कंपनी, ठीक है, नाम के नीचे लिख देते हैं या फिर ओपीसी। रजिस्टर्ड ऑफिस वाले क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, स्टेट का नाम। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या बताओगे, ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज्ड, यही लिखा है। अगर कंपनी अपना कोई ऑब्जेक्ट बदल देती है और उसके नाम से वो एक्टिविटी रिफ्लेक्ट नहीं होती तो 6 महीने के अंदर उसे अपना नाम बदलना पड़ता है। क्या लिखा है देखो, इफ एनी कंपनी है चेंजेस एक्टिविटी जो कि उसके नाम से रिफ्लेक्ट नहीं होती, जैसे मित्तल कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, सोचा कि भाई बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो हम मिठाइयों का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या नाम में एक्टिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अगर आप एक्टिविटी बदल रहे हो तो नाम को भी आपको कितने समय के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये नाम भी बदलना पड़ेगा जो आपकी एक्टिविटी से मैच अप नहीं कर रहा। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लिमिटेड है अनलिमिटेड है कैसे बताया जाएगा, लाइबिलिटी क्लॉज में। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कहाँ तक लिमिटेड है, अनपेड अमाउंट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, the amount which the member agreed to contribute towards the asset of the company at the time of winding up, towards the cost, charges or expenses at the time of winding up। कितना अंडरलाइन कर रही हूँ उतना देखना। In case of company limited by guarantee, amount up to which each member undertake to contribute the assets of the company in the event of winding up to the cost, charges and expenses of winding up। ठीक है, इसके बाद आया तुम्हारा अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, कैपिटल क्लॉज। ये आप यहाँ से मत लेना, क्यों, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज का मैटर गलती से आईसीआई लिख गया है।
आप क्या दोगे इसके अंदर? डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। आपको क्या देना है? आप एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख लो 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, of ₹10 each, total amounting to 10 lakh, total amounting to 10 lakh. मतलब you have to state the number of share, price per share and the total authorized capital. और जिस कंपनी में आपके कैपिटल शेयर कैपिटल नहीं है उसको ये क्लॉज नहीं देना। तो लास्ट लाइन अंडरलाइन करो इसमें, अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नीड नॉट गिव दिस क्लॉज। जिस कंपनी में नहीं है कैपिटल उसको ये क्लॉज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट आया तुम्हारा एसोसिएशन क्लॉज, डिजायर ऑफ द सब्सक्राइबर टू फॉर्म अ कंपनी। मेमोरेंडम शैल कंक्लूड विद द एसोसिएशन क्लॉज, मतलब मेमोरेंडम के लास्ट में कौन सा क्लॉज आएगा? एसोसिएशन क्लॉज। इसमें आप बताते हो एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम शैल टेक एटलीस्ट 1 शेयर। उसके नाम के आगे लिखा जाता है कितने शेयर्स वो ले रहा है। हर सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर लेना जरूरी होता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज का मतलब है सब्सक्राइबर की डिजायर है, मेंबर्स की डिजायर है कि वो मिलके कंपनी बनाने को तैयार है। डिजायर ऑफ सब्सक्राइबर टू फॉर्म अ कंपनी। ओपीसी के केस में इसी क्लॉज में आपको नॉमिनी का भी नाम देना पड़ेगा जो उसकी डेथ की केस में बिजनेस संभालेगा। ये सब बस आपकी रीडिंग के पर्पस के लिए है कि भाई प्रिंटिंग होनी चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए। पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 सब्सक्राइबर होने चाहिए, प्राइवेट में कम से कम 2, ओपीसी में कम से कम 1 सब्सक्राइबर होना चाहिए। एक विटनेस होना चाहिए जो इनके सिग्नेचर को अटेस्ट करेगा कि इनके सिग्नेचर बिल्कुल सही हैं। It may be noted that company being a legal person can through his agent subscribe the memorandum, underline करना। However, a minor cannot be a signatory to the memorandum because he is not competent to contract. अगर गार्जियन उसके बिहाफ पे करता है तो गार्जियन पर्सनली लायबल माना जाएगा। माइनर में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। These are the compulsory clauses. इसके अलावा अगर कंपनी को लगता है तो एडिशनल भी डाल सकती है। यूजुअली कौन से हैं? ये आपके कंपलसरी क्लॉजेस है जो हमने अभी अभी पढ़े। यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? नेक्स्ट है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा मतलब है बियॉन्ड, वायर्स मतलब है पावर। अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायर्स मतलब पावर। एक कंपनी अपनी पावर से बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, करेगी तो इट विल बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर कंपनी ऐसा कोई काम करती है जो ना सिर्फ उसकी डायरेक्टर्स की पावर के बाहर है जबकि कंपनी की भी पावर के बाहर है तो इसे अल्ट्रा वायर्स बोला जाएगा। नल एंड वॉइड, इनऑपरेटिव, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। क्या लिखा हुआ है पढ़ो एक बार। इट मीन्स बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। अगर कोई काम, इफ एन एक्ट नॉट ओनली आउटसाइड द पावर ऑफ द director but also outside the power of the company, then it is known as ultra wires. Null and void, inoperative, not binding on the company. सारे शेयर होल्डर्स भी चाहे ना तो मिल करके इसको सही नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय कंसेंट ऑफ ऑल दी शेयर होल्डर, कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द कंसेंट ऑफ दी ऑल दी शेयर होल्डर्स। अगर अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन है तो ना तो कंपनी केस फाइल कर सकती है ना ही कंपनी पर केस फाइल किया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है देखो इसमें, एन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। सारे मेंबर्स भी रेटी हो जाएं तो वो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन को वैलिड नहीं बना सकते। अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड द पावर है, इनऑपरेटिव, नल एंड वॉइड, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ना तो कंपनी केस फाइल कर पाएगी ना ही कंपनी पर केस फाइल किया जा सकता है। अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन पे ना तो कंपनी पे केस होगा ना ही कंपनी केस फाइल कर सकती है।
एक लीडिंग केस है जिसका आपको नाम याद रखना है अल्ट्रा वायर्स में, एशबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट रिचर। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट रिचर। इस डॉक्ट्राइन को 4 पॉइंट के अंदर समराइज किया गया है। समरी, इस डॉक्ट्राइन को 4 पॉइंट्स में समराइज किया गया है। पहला पॉइंट, कंपनी ऐसा कोई काम करती है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर है या कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्यूट से बाहर है। कंपनी ऐसा कोई काम करती है जो उसके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर है या फिर स्टेट्यूट यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 से बाहर है, तो इसे अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा। सारे मेंबर्स मिलके भी इसको रेटिफाई या सही नहीं कर सकते। शुरू के 2 पॉइंट पढ़ लो, शुरू के 2 पॉइंट। यही चीज है 2 पॉइंट में समरी। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर डायरेक्टर्स की पावर के तो बाहर है पर कंपनी की पावर के भीतर है। इंट्रा मतलब होता है विद इन, वायर्स मतलब पावर, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायर्स मतलब पावर। मतलब डायरेक्टर की पावर के बाहर है बट कंपनी की पावर के तो भीतर है ना, मेंबर्स की पावर के तो भीतर है ना, तो मेंबर्स चाहे तो इसको रेटिफाई कर सकते। कैन बी रेटिफाइड बाय द, कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स। और लास्ट, अगर आर्टिकल्स की पावर के बाहर है, आर्टिकल्स तो कंपनी के खुद के घर की खेती होते हैं, उन्हीं को चलाने के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, तो ये बदले जा सकते हैं बाईपासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। कैन बी रेटिफाइड बाय मेंबर बाईपासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एक बार चारों पॉइंट्स की रीडिंग लगा लेना, अपन इसको आगे कल दोबारा एक बार रिपीट करते हुए कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेरी है किसी की तो बेटा पूछ सकते हो आप। मैम सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? एनपीओ की फॉर्म में बनती है बेटा, चैरिटेबल समाज सुधार वगैरह के लिए बनाई जाती है और ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देती, जो इनकी इनकम होती है दोबारा से इन्हीं एक्टिविटीज में लगा देती है, चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है। एनी अदर क्वेरी? चलो फिर बेटा आज यहाँ तक का मैटर करते हैं।